माननीय सदस्य, अभी कोई विषय नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई मुद्दा नहीं, अभी कोई जनगणना हुई नहीं, विषय नहीं आया, उसके पहले उस विषय को ले क्यों ले रहे? नहीं, गलत तरीका है आपका। कोई विषय हो, मुद्दा हो, कोई बात हो, महोदय नहीं प्लीज। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से संसद में लगातार जो हंगामा देखने को मिल रहा था, आज उसमें कुछ कमी आई। आज माहौल लाइट दिखा, जरूरी मुद्दे और सवाल उठाए गए और इस पर सदस्यों के बीच नोकझोंक की बजाय एक्सचेंज ऑफ स्माइल्स होती दिखी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि आपके चुने हुए प्रतिनिधियों ने दिन भर संसद में आज क्या क्या किया। सबसे पहले रुख करते हैं लोअर हाउस यानी लोकसभा का। शिरडी से शिवसेना यूबीटी सांसद भाऊ साहेब राजाराम वागचौरे ने फसल बीमा योजना से जुड़े सवाल शिवराज सिंह चौहान से पूछे। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, इस योजना के लागू होने से अब तक किसानों द्वारा कितना प्रीमियम दिया गया है और कितने किसानों को कितनी राशि दी गई है, और साथ ही पूर्व फसल बीमा योजना की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या सुधार किए गए हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित किसानों के लाभ के लिए क्या प्रावधान है। जवाब में चौहान ने जो कहा आपको दिखाते हैं। किसानों की हालत एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए। शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि फसल बीमा योजना पहले भी थी पर उसे डिफेक्टिव भी करार किया। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। उन्होंने फसल बीमा योजना से जुड़े कुछ आंकड़े भी साझा किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32,475 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से एकत्रित किया गया और उसके बदले में 19 करोड़ 59 लाख किसान आवेदनों को 1,72,318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया, जो किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम से 5 गुना अधिक है। और ये भी बताया कि फसल बीमा योजना में लाए गए बदलावों ने किसानों को कैसे कैसे फायदा पहुंचाया है। पहले प्रावधान था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। फसल बीमा में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने उन पर भी प्रकाश डाला। सरकार की उपलब्धियां गिनाते शिवराज सिंह चौहान तय समय पार कर गए, सो स्पीकर ने मुस्कुराकर उन्हें जिस तरह टोका वो भी देखते चाहिए। अब हमने तय किया है कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा, ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय,
मैं उनको बताना चाहता हूं, सप्लीमेंट्री में बोल देना। मैं उनको बताना चाहता हूं। लाइट माहौल की बात हमने शुरू में आपको बताई थी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब वाकचौरे ने फिर से सवाल किया। स्पीकर ओम बिरला ने मजाकिया लहजे में उनके सवाल को लंबा बताया। किसानों की जो आर्थिक स्थिति से संबंधित है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश के कृषि क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के किसानों की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। किसानों को मजबूर आत्महत्या करनी पड़ती है। आपका प्रश्न क्या है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किसानों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता न हो और वो आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने, कर्ज की समस्या के निजात दिलाने, फसल को कीट और रोगों से बचाने, बीज और उर्वरकों की कम कीमतें सुनिश्चित किए आप तो जाने। इतना लंबा प्रश्न पूछ रहे हो कि पूरी डिबेट हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप तो शॉर्ट बता दो सब योजना पर। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने जवाब की शुरुआत में वाकचौरे को किसान हितैषी सांसद बताया। इसके बाद स्पीकर ने हंसकर शिवराज सिंह चौहान से व्यापक सवाल के जवाब को व्यापक ना रखने को कहा। आप भी देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय किसान हितैषी सांसद है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बड़ा व्यापक प्रश्न उन्होंने पूछा है। आप व्यापक जवाब मत देना, लेकिन अब प्रश्न व्यापक है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं क्या कर सकता हूं? और माननीय सदस्य बहुत सारे उनने पूछा है तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में। किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया है। व्यापक होते माहौल के बीच कृषि मंत्री ने एक बड़ा ऐलान भी कर डाला। चौहान ने बताया कि वे कल गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद वे अपना पूरा टाइम किसानों की सेवा में लगाएंगे। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज से ग्रस्त आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं। आज मेरे बेटों की शादी का रिसेप्शन है, सबको मैंने निमंत्रित किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के किसानों को दिए गए पैकेज पर सवाल किए। साथ ही उन्होंने रबर को एमएसपी में शामिल करने की मांग भी रखी। Under the original Vidarbha package, 3 districts of Kerala were included. These were Wayanad, Palakkad and Kasaragod. Would the minister be pleased to state the achievements of this package in the 3 districts, whether the ministry will be making a special review on Wayanad, keeping in mind the massive setbacks faced by farmers due to the disaster that they faced in 2024. Further, whether the ministry is informed of the massive difficulties of the rubber farmers in Kerala and is considering inclusion of rubber in the MSP list. And whether the ministry has any plans regarding the volatility of spice prices. अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी कि किसानों की प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान के जवाब से एक बार फिर प्रियंका समेत अन्य सदस्य हंसते दिखाई दिए। चौहान ने कहा, किसान किसान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं। किसान किसान है, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत माँ के लाल हैं। भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है। प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर
केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। प्रियंका के सवाल को महत्वपूर्ण बता चौहान ने आगे कहा कि जब भी किसान किसी दिक्कत में होंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि केरल को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो केरल हो, अन्य राज्य हो। हंसी का सिलसिला कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जारी रखा। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण देते हुए खुद को 2020 का प्लेयर बताया। योजना से कैसे रोजगार मिलेगा? सभापति महोदय, हमारे आगे माननीय शिवराज जी बैठे हैं। ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, तो मैं तो टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं हूं, मैं 2020 का प्लेयर हूं। इसके बाद सिंह ने टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में आंकड़ों के साथ विस्तृत जानकारी भी दी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज देश के अंदर कृषि के बाद अगर कोई क्षेत्र है जो रोजगार देता है वो टेक्सटाइल ही है, वो वस्त्र मंत्रालय ही है। ये सभी राज्यों में मिला करके 7 पार्क हैं और इन पार्कों से रोजगार कम से कम 7 पार्क मिला करके 70,000 से 1 लाख करोड़ तक के बीच में इन्वेस्टमेंट आएगा और साथ में साथ 21 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इसमें होंगे, क्योंकि टेक्सटाइल ही एक ऐसा सेक्टर है जहां हम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 35 से 40 लोगों को रोजगार मिलता है और वो रोजगार होता है फाइबर से लेकर के गारमेंट तक। और गारमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप अधिक से अधिक रोजगार देने का अवसर है और मैं मानता हूं कि ये रोजगार जो हम लोगों ने लिया है वो 21 लाख का रोजगार का लिया है। जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने कपड़ा मंत्री से मधुबनी जिले में खादी उद्योग को लेकर सवाल किए। साथ ही उन्होंने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को टेक्सटाइल के माध्यम से हल करने की अपील भी की। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मधुबनी जिला एक समय खादी उद्योग का हब हुआ करता था, लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य स्रोत था। आज भी मधुबनी जिला खादी वस्त्र के लिए बिहार सहित देश भर में प्रसिद्ध है। आग्रह है मधुबनी जिला में खादी उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु सरकार द्वारा जनहित में आवश्यक पहल की जाए। महोदय, रोटी हमारी सरकार देती है गरीब जनता को, मकान देती है सरकार को, लेकिन कपड़ा के मामले में माननीय इस सदन से माध्यम से महोदय मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को कपड़ा का कुछ ऐसा स्रोत बनाइए कि बेरोजगार को नौकरी मिलेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कपड़ा मंत्री ने इसका जवाब देते हुए ये कहा। ठीक है, बिहार में पीएम मित्रा पार्क नहीं हुआ, लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में जो नीतियां चल रही है, बिहार की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो खास करके टेक्सटाइल के सेक्टर में आपको जान करके खुशी होगी, जिस बिहार में फाइबर नहीं, कोई मिल नहीं, उसके बाद भी जो नीतियां बनी है, आज जब से ये सरकार तीसरी सरकार बनी है, मैं चंपारण जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, चंपारण एक ऐसा जगह है कि वहां पर एक क्लस्टर बना है। जुलाई में भारत सरकार ने 100 से ऊपर इन्वेस्टर लेकर के बिहार के मंत्री के साथ एक इन्वेस्टर मीट भी किया और इन्वेस्टर मीट में जिस मधुबनी जिला की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं रामप्रीत जी, वहां भी प्रस्तावक गए, वहां 700 एकड़ उनको दिखाया गया है जमीन। माननीय मंत्री बिहार सरकार के साथ एक उन लोगों की मीटिंग भी हुई और मीटिंग ही नहीं हुई बल्कि 500 करोड़ से ऊपर का दोनों में एक
MOU भी हुआ। कौशलेंद्र कुमार ने बिहार में उद्योग को मृत बताया। उन्होंने हस्तकरघाहों से जुड़े अहम सवाल भी पूछे। सभापति महोदय, मैं बिहार के नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र में स्वर्गीय कपिल देव प्रसाद जी 52 बूटी साड़ी, देश और विदेशों में उनकी पहचान थी। उनकी काश्तकारी के बदौलत भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा था। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप बिहार में एनडीए की सरकार और दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, तो नालंदा सहित समस्तीपुर, चंपारण, पूर्णिया जो हस्तकरघा उद्योग था वो पूरी तरह से मृत हो गया है। जवाब में गिरिराज सिंह ने जो कहा आपको सुनाते हैं। माननीय सदस्य कौशल जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है महोदय, हालांकि इस प्रश्न से वो जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं बताना चाहूंगा उनको कि भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो हम हथकरघा लोगों को मदद करते हैं, उनको धागे देते हैं सब्सिडी पर, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हथकरघा भी देते हैं। तो आगे इनके ये जैसा फिर आगे होगा उस जिले में भी हम प्रयास करेंगे। अगर वहाँ बगल का जिला है नवादा, वहाँ भी हम दे रहे हैं। नालंदा में भी कोई होगा हथकरघा का जिसे उसे देना चाहिए सब्सिडी पर धागा, तो वो धागा हम उपलब्ध कराएंगे। आज सदन में प्रधानमंत्री भी प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए मौजूद थे। उन्होंने कुंभ और देशवासियों के लिए क्या कहा, आइए सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज मैं बताता हूं, अभी मैं बताता हूं, प्लीज बताता हूं मैं, प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, महाकुंभ की सफलता में बहुत लोगों का योगदान है। उन्होंने सरकार और समाज के सभी कर्मयोगियों के साथ सभी श्रद्धालुओं का भी अभिनंदन किया। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लोकसभा से अब रुख करते हैं राज्यसभा का और देखते हैं कि आज वहां क्या क्या हुआ। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपीए सरकार के दौरान अभ्यर्थियों के लिए रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए सोनिया गांधी
और पूर्व प्रधानमंत्री लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आभार प्रकट किया। हाशिए पर मौजूद देश के लाखों SC, ST और माइनॉरिटी के छात्रों की तरफ से यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को सैल्यूट करूंगा, जिनकी कोशिशों से सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद 2009 में कोचिंगों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा न ले पाने वाले SC, ST और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी शुरू की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मानू हैदराबाद, AMU अलीगढ़, जामिया हमदर्द और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में दूर दराज गांव से आने वाले बच्चों ने महंगी UPSC कोचिंगों के बजाय भारत सरकार की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लेना शुरू किया और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के सपने पूरे होने लगे। उन्होंने महाराष्ट्र में हज हाउस में माइनॉरिटीज के लिए कोचिंग सेंटर फिर से खोले जाने की मांग भी रखी। मुंबई के हज हाउस में 2009 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसके लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया गया, बल्कि हाजियों के रजिस्ट्रेशन फीस और सर्विस चार्जेस से बनने वाले हज कमेटी के कॉर्पस के एक हिस्से से इसे शुरू किया गया। तकरीबन 10 साल शानदार तरीके से चलने वाले इस कोचिंग सेंटर के रिजल्ट भी बढ़िया रहे। कई IAS दिए, IPS दिए, महाराष्ट्र की स्टेट सर्विसेज में बच्चे सिलेक्ट होने लगे। फिर आया कोविड, पहले सीटें घटाई गईं और फिर तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदया को मौका मिला और उन्होंने 2023 में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। वो सैकड़ों छात्र जो हर साल इस कोचिंग सेंटर से फायदा उठा रहे थे, एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए। मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस कोचिंग के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। न सिर्फ शुरू किया जाए बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएं। जब पैसा सरकार को नहीं देना है बल्कि हाजियों का जो कॉर्पस सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इसको चलना है कोचिंग सेंटर को, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में और देश के बाकी हज हाउसेज में इसे शुरू करने से सरकार को परेशानी क्या है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट डाइल्यूशन, आम भाषा में अगर कहें तो रोजगार में कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने धीरे धीरे इस योजना को कमजोर किया है। मनरेगा को आवंटित किए बजट के स्थिर यानी स्टैग्नेंट होने की बात भी उन्होंने कही। I wish to draw the attention of this House to an issue of urgent national importance, the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crore. कांग्रेस की ओर से सोनिया ने कई मांगे सदन में रखी। उनमें स्कीम के बजट एलोकेशन को बढ़ाना, मिनिमम वेज 400 रुपये प्रतिदिन, मजदूरी का समय पर वितरण किया जाना, मिनिमम वर्किंग डेज का 100 से 150 किया जाना जैसी चीजें शामिल थी। In light of these pressing concerns, the Congress Party demands the following. 1. Adequate financial provisions to sustain and expand the scheme. 2. An increase in the minimum wage of rupees 400 per day. 3. Timely disbursement of wages. 4. The removal of mandatory ABPS and NMMS requirements. 5. An increase in the number of guaranteed work days from 100 to 150 per year. These measures, sir, are essential to ensure that Mahatma Gandhi Narega provides dignified employment and financial security. आरजेडी सांसद मनोज झा ने आशा वर्कर्स से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स के प्रति केवल कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड प्रकट या व्यक्त करना पर्याप्त नहीं।
ये वो कौम है जो हमारी स्कीम्स का भार अपने कंधों पर उठाती है। ये जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिनको हम पॉपुलरली आशा कहते हैं, ये तकरीबन 20 वर्षों से हमारी तमाम योजनाओं का, स्कीम्स को अपने कंधों पे, जो कई दफा मजबूत कंधे नहीं होते, उन पे ढो रहे हैं। और उन कंधों पे वजन तब और बढ़ जाता है जब उनके समक्ष अनिश्चितताएं हो। माननीय सभापति महोदय, मूलतः मैं आशा कर्मियों के लिए बात रख रहा हूं, लेकिन इस देश के तमाम स्कीम वर्कर्स जो अलग अलग योजनाओं में संलग्न हैं, उनके समक्ष भी अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल है कि जिसको सिर्फ तालियां बजा करके, उनको ग्रेटिट्यूड दे करके उसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बीते 20 वर्षों में जैसा मैंने कहा कि तमाम राज्यों की सारी योजनाएं, खास करके स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में, इन्हीं वर्कर्स द्वारा चलाई जा रही हैं। प्रोफेसर झा ने आशा वर्कर्स के शोषण, वर्किंग कंडीशंस का इन वर्कर्स के विपरीत होने और साथ ही उनके लिए सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ये सब सदन के साथ साझा किया। आशा वर्कर्स के लिए 21,000 रुपए मासिक और 5 लाख के रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग भी मनोज झा ने की। एक जेंडर्ड नोशन भी है माननीय सभापति महोदय कि महिलाएं हैं मूलतः, तो ये केयर गिवर हैं। इनका शोषण भी अगर हो जाए तो केयर गिवर के नाम पर इसको रख लिया जाए। 2005 से एनआरएचएम का हिस्सा थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राज्यवार परिस्थितियां बहुत विपरीत है इनके लिए। हाल में इनकी एक हड़ताल भी हुई थी। एक तरफ केरल जैसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा ऑनरेडियम है, दूसरी तरफ मेरा अपना गृह राज्य बिहार है जहां 2,000 रुपए मात्र ऑनरेडियम है। सर, ये तो पूरे देश के समक्ष एक चुनौती है। पूरे देश में कम से कम मेरी मांग होगी कि इनका जो आप एक तो ऑनरेडियम अगर वर्कर कह रहे हैं, एक्टिविस्ट कह रहे हैं, सर ये ऑनरेडियम थोड़ा डिमीनिंग लगता है। अगर इसको हम कोई बेहतर नाम दे और 21,000 रुपया कटिंग अक्रॉस स्टेट्स करें और वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट 5 लाख रुपए का करें तो शायद, और ये स्टैंडिंग कमेटी का भी सर ये आग्रह था 2020 में कि फॉर्मलाइज किया जाए इनके काम को। तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग रखी। गोखले ने पूर्व सीईसी की तारीफ करते हुए कहा, सेशन एक फियर्सली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर थे और उनकी फेमस स्टेटमेंट आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट दर्शाती है उन्होंने बगैर किसी डर और पक्षपात के काम किया। So T.N. Session was the 10th Chief Election Commissioner of India and he redefined the way in which the Election Commission of India functions. So Mr. Session was a fiercely independent election commissioner. His famous quote, which is, "I eat politicians for breakfast," showed that he worked without fear or favor and upheld the independence and dignity of the Election Commission. Sir, I'll state a few reasons as to why it is extremely important that our country honor T.N. Session with the Bharat Ratna. First reason, sir, T.N. Sessions' independence gave a strong image to the ECI, which is the constitutional body. So today, election commissioners are appointed directly by the government with a majority vote of PM Modi and PM Shah and Home Minister Shah on this election panel. Neither the Chief Justice of India, which is the judiciary, nor the leader of opposition, which is the legislature, have any say in the appointments. The ECI has now become a government-appointed body. T.N. Session would not approve of this. सांसद ने सदन को कारण भी बताया कि टीएन सेशन को क्यों भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने सेशन द्वारा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को सख्ती से लागू करने की बात भी सदन को याद दिलाई। T.N. Session strictly enforced the model code of conduct and made it a powerful tool for free and fair elections. So in the last Lok Sabha elections, we saw how the MCC was shredded by PM Modi when he went around the country making some extremely communal and polarizing speeches. So media owners capitulated to the PM and he gave 80 interviews during the course of the election while no other opposition leader got that kind of coverage. So the ECI has constantly refused to act on model code of conduct despite repeated violations by the BJP and PM Modi. T.N. Session created the epic cards, envisaged the identity, the voter ID cards were envisaged by T.N. Session. So he envisaged them as being a unique electoral ID for every Indian.
So today our electoral system is in dire straits, where the ECI itself has accepted and admitted that multiple duplicate epic cards exist within the system. साकेत गोखले के ECI को घेरने पर उपसभापति हरिवंश ने असहमति व्यक्त की। So we have expressed concerns. Delhi elections, about 8 lakh new voters were added. Maharashtra, 39 lakh new voters were added. How is this possible, sir? So under TN session, the EC was independent. And we need to give him Bharat Ratna, sir, to remind the Election Commission today that it is a free body, it is a constitutional body, and they must function independently, sir. Thank you. Election Commission is a constitutional body. No comment on Election Commission, please. राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट और उसके निवेशकों पर पड़ रहे प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने दलाल स्ट्रीट रक्त रंजित होने की बात भी कही और ये भी कि विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार आकर्षक लगना बंद हो गया है और इस तबाही के बीच सरकार ने मौन साधा हुआ है। दलाल स्ट्रीट रक्त रंजित हो गया है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। 30 साल की रिकॉर्ड गिरावट शेयर मार्केट में दर्ज की गई है। पिछले 5 महीने में 95 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार अब आकर्षक नहीं लग रहा है, इसलिए 6 महीने में 1.67 लाख करोड़ बाजार से निकाले गए हैं। इन विदेशी निवेशकों को अमेरिका और चीन का बाजार ज्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। तभी तो पिछले 6 महीने में चीन के बाजार में 17% की उछाल दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में भारतीय बाजार में 12% की गिरावट दर्ज की गई। इस तबाही के बीच सरकार मौन साधे हुए है। भारतीय शेयर बाजार विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल हो गया है। बड़े बड़े शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान छोटे निवेशकों माने इन्वेस्टर्स का हो रहा है। साथ ही उन्होंने हो रही गिरावट की वजहें भी संसद से साझा की। ये भी कि रुपए की कमजोरी ने विदेशी पूंजी निकास को बढ़ा दिया है, जिससे मार्केट पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। सबसे ज्यादा नुकसान बाजार की इस गिरावट पर छोटे निवेशकों पर आ रहा है। वैश्विक बाजारों की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका के नए टैरिफ से जुड़े चिंताओं के चलते बाजार में ये गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इस गिरावट में घरेलू कारण भी शामिल है। देश में आर्थिक मंदी की चिंता, उम्मीद से कम कमाई, रुपए की लगातार कमजोरी, कम उपभोग के कारण हम कॉर्पोरेट कमाई भी शामिल है। भारत की जीडीपी में गिरावट आई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि आरबीआई और एनएसओ के पूर्वांक से कम रहेगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में आर्थिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा है। रुपए की कमजोरी ने विदेशी पूंजी निकास को बढ़ा दिया है, जिससे बाजार की धारणा पर और दबाव पड़ा है। दिसंबर जनवरी महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है। भारतीय शेयर बाजार अक्सर देश की आर्थिक सेहत का पैमाना माना जा रहा है। सरकार से शेयर बाजारों में गिरावट को रोकने के लिए दखल देने की मांग बढ़ गई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं, निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने ओडिशा के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग रखी। उन्होंने राज्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ओडिशा देश का इंजन रूम है, फिर भी साल दर साल साइक्लोन्स आदि से हुए नुकसान मुंह बाए खड़े रहते हैं, जिन्हें राज्य अकेले झेलता है। डॉक्टर पात्रा बोले, रिकग्निशन इज नॉट अ रिक्वेस्ट। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर ओडिशा इज नॉट एन इंडल्जेंस बट अ राइटफुल रिकग्निशन ऑफ द स्टेट्स डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुवाद भी इसका आपको बता देते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में, मान्यता कोई अनुरोध नहीं, ओडिशा के लिए विशेष राज्य का दर्जा कोई एहसान नहीं, बल्कि ओडिशा जो दोहरी जिम्मेदारी निभाता है उसकी स्वीकृति है। Odisha does not seek sympathy. It is demanding justice, justice long overdue. For over 2 decades under the indomitable leadership of Shri Naveen Patnaik ji, Odisha has made a dignified, consistent and rightful demand for special category status. We have not raised our voice in anger. We have raised it in reason. But reason, when ignored for too long, must thunder. Odisha is the pillar of India's growth, the shield against nature's wrath. Odisha is the engine room of India's economy. Our coal powers industries. Our minerals build India's infrastructure. Our ports connect India to the world.
Yet Odisha stands vulnerable, Honorable Deputy Chairman, sir, year after year, storm after storm. Super cyclone, Phylin, Fani, Amphan, Yas, the names change, but the destruction continues of Odisha. While Odisha fuels India's rise, Odisha alone bears the brunt of devastation. Is this the federal vision enshrined in our constitution? Is this the idea of cooperative federalism we speak of? Fairness is not a favor. Recognition is not a request. Special category status for Odisha is not an indulgence. It is a rightful recognition of Odisha's dual responsibility as the economic backbone of India and as the perennial front line against natural disasters. शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में हुए आग हादसे पर दुख प्रकट किया। साझा किया कि वहां 900 से ज्यादा दुकानें जल के खाक हो गईं। छोटे व्यापारियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उपसभापति महोदय, गुजरात के सूरत में शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट है, उसमें बुरी तरह से आग लगी। छोटे छोटे व्यापारी, आजकल टेक्सटाइल में वैसे भी रिसेशन होने के, मंदी का माहौल होने की वजह से स्टॉक सबके पास था। आग लगी, 900 शॉप्स, 900 दुकानें जल के खाक हो गई। और सबसे दुख बड़ी बात तो यह है कि वहां पे कोई मुआवजा, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से उनको सहायता वहां पहुंचनी चाहिए। एक हकीकत यह भी है कि किस तरह से लापरवाही वहां की गई। 1:30 बजे दोपहर को आग लगती है, फायर ब्रिगेड आती है, ऑफिसर्स आते हैं पुलिस के, आग कंट्रोल में हो गई है करके शाम को चले जाते हैं, धुआं निकल रहा है, लोग कहते हैं सर देखिए अभी भी, चले गए। रात को 1 बजे फिर से आग निकली और बहुत बड़े पैमाने पे, अगर वो लापरवाही नहीं होती तो जो 1:30 बजे दोपहर आए थे और ठीक करके जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बकौल गोहिल, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया पर टैग कर उन्हें उस टेक्सटाइल मार्केट जाने की रिक्वेस्ट भी की थी, पर मोदी वहां नहीं गए। उन्होंने आगजनी में जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा देने की मांग भी रखी। पर सोशल मीडिया में मोदी जी को टैग करके कहा था कि आप सूरत जा रहे हो, उस मार्केट में जरूर विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से गुजरात के हालात है। बदकिस्मती से वहां रोड शो हुआ, गए, पर उस टेक्सटाइल मार्केट को उन्होंने देखा नहीं है। सांसद रंजीत रंजन ने उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम से जुड़े मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि साल 2016 में शुरू की गई इस योजना के लिए कहा गया था कि बाटा की चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर कर पाएंगे, पर बाटा की चप्पल सस्ती होती है। हवाई जहाज की टिकट से लेकर वहां मिलने वाली चाय तक कुछ भी सस्ता नहीं। कि जो उड़ान योजना 2016 में आपकी सरकार ने शुरू की थी, आम नागरिक को कहा गया था कि उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अंधाधुंध जिस तरह से किराए बढ़ रहे हैं, जो विमान मालिक है उनकी अपनी मनमानी चल रही है, मोनोपोली चल रही है, कोई भी जवाबदेही नहीं है और किसी भी तरह बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की हरासमेंट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ने घोषणा में ये कहा था कि हम बाटे की चप्पल पहनने वालों को सफर कराएंगे विमान का। बाटे की चप्पल सस्ती है, मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि प्लेन में जो चाय मिलती है, जो 20 रुपए की चाय है, वो 200 रुपए की है। रंजन ने एयरप्लेन्स की खराब हालत पर भी रोशनी डाली, साथ ही इकोनॉमिक और बिजनेस क्लास के किराए के फर्क को भी सदन के साथ साझा किया। महाकुंभ के समय आसमान छूते एयर टिकट प्राइसेस की बात भी उन्होंने रखी। सरकार थी, मैं निश्चित कहूंगी कि कम से कम हवाई जहाज का किराया 2200 रुपए में भी गए हैं, हम लोग 3300 रुपए में भी गए हैं। और अभी जो किराया है, जो बिजनेस क्लास का किराया, 2022 का एक डेटा देना चाहती हूं मैं, बिहार का 2022 से 3 गुना किराया बढ़ गया है। दिल्ली पटना का किराया जो है वो लगभग 15,000 हो गया है, 3 गुना बढ़ गया है। अक्टूबर 22 में एयर इंडिया की पुणे दिल्ली की जो उड़ान है, 27,000 रुपए इकोनॉमिक क्लास हो गया। बिजनेस क्लास का जो किराया था वो 24,000 था। खराब फूड, खराब क्वालिटी का खाना परोसा जाता है,
सीटों की क्वालिटी, कई बार टूटी सीटों पे लोगों को बैठना पड़ता है, कई बार घंटे घंटे रनवे पे प्लेन को खड़ा रखा जाता है, कई बार एसी बंद हो जाते हैं और पैसेंजर वहां पे पसीने पसीने हो रहे होते हैं, कई बार कई पैसेंजर को विमान से निकालना पड़ता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई होती है। तो क्या कोई जवाबदेही तय होगी? आप किराया कम करने की बात कर रहे हैं, आप कुंभ का आपको एग्जांपल दूंगी, आपने 50% का डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद 30 से 1 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। ये किसकी उड़ान है? क्या ये विमान मालिकों की उड़ान है या ये आम नागरिकों की उड़ान है? तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी ने हैदराबाद में IIM खोलने की मांग की। उन्होंने तेलंगाना की विविधता और प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हवाला देते हुए कहा, जिस राज्य को मिनी इंडिया बुलाया जाता है वहां भी IIM होना चाहिए। I would like to bring to your kind attention to a long pending demand of establishment of Indian Institute of Management IIM in Hyderabad, Telangana. Sir, I come from city of Hyderabad, which is the capital of India's youngest state, Telangana. Sir, Hyderabad is also called Mini India due to its diverse population representing different states, languages and religions. Sir, as per Andhra Pradesh Reorganization Act Bill, the central government shall take up all necessary measures to ensure establishment of IIM in the state of Telangana. पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में इतना ही। अब विदा लेने का समय है, कल फिर मुलाकात होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा के पीछे हैं अभिषेक। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए खबरगाहों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।